जब किसी फसल के अवशेष या पशुओं के अवशेष जमीन में मिलाए जाते हैं तो आस्ता आस्ता इनका गलना सड़ना शुरू हो जाता है। कौन गलाता है इनको? जमीन में पड़े जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गलाते हैं इनको। जीवाणुओं को क्या चाहिए? कार्बन और नाइट्रोजन। फसल अवशेषों में कार्बन ज़्यादा होता है और नाइट्रोजन कम होती है, लेकिन जीवाणुओं में कार्बन कम होती है। जब ऑर्गेनिक मैटर या ताज़ा फसल अवशेष की डीकम्पोजिशन शुरू होती है तो कुछ कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाती है और कुछ कार्बन जीवाणुओं द्वारा यूज़ हो जाती है और जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन जीवाणुओं में नाइट्रोजन ज़्यादा होती है। फसल अवशेषों की अपेक्षा वे जमीन में मौजूद नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। जीवाणु कार्बन का प्रयोग एनर्जी के लिए करते हैं और नाइट्रोजन का प्रयोग प्रोटीन बनाने के लिए करते हैं और इनकी संख्या बढ़ती जाती है। फसल अवशेषों को जल्दी गलाने के लिए 4 चीज़ें चाहिए। एक, जीवाणु तो आपको पता लग गया। दूसरा, नमी, पानी की मात्रा, और नाइट्रोजन भी चाहिए। तीसरा, तापमान, अनुकूल तापमान चाहिए इनको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक से आपको ये पता चल जाएगा कि फसल अवशेषों को जल्दी गलाने के क्या तरीके हैं और इनको गलाने के क्या वंडरफुल परिणाम मिलते हैं। कुछ किसानों की फसल हर बार ज़्यादा क्यों होती है? ये एक सॉइल साइंस है, सूक्ष्म साइंस है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उसके अंदर कितनी कार्बन होती है, कितनी नाइट्रोजन होती है, उसकी रेशो बता देता हूँ। ये सॉइल माइक्रोब्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म जीवाणु होते हैं उसके अंदर कार्बन होता है 4:1 से लेकर 9:1, मतलब 4 से 9 कार्बन हो गया और 1 नाइट्रोजन होता है। और जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वो 10-12 से लेकर, मतलब जो देसी खाद होती है 10-12 से लेकर कार्बन हो गई और 1 होता है नाइट्रोजन। अब पोल्ट्री की खाद की बात करता हूँ आपको। लेयर वाला जो होता है, जो अंडे देती है, उसके अंदर कार्बन होती है 5 और नाइट्रोजन होती है 1। और जो ब्रॉयलर होती है जिसके नीचे हस्क भी होती है, उसके अंदर कार्बन जो होती है वो 10 होती है और नाइट्रोजन 1 होती है। अब इंटरेस्टिंग बात आप देख लो, जो दालों के जो अवशेष होते हैं, दाल वाली फसलों के अवशेष होते हैं, उसके अंदर 20 से 30 जो होते हैं कार्बन होती है, नाइट्रोजन 1 होती है। और ये कॉर्न स्टाक और ये व्हीट स्टाक लिखा हुआ है। कॉर्न का मतलब होता है मक्की के, और ये गेहूं की जो तूड़ी फाने होते हैं, फसल अवशेष होते हैं, उस पर 80 कार्बन होती है और 1 नाइट्रोजन होती है दोनों के अंदर। अब आ गया साडस्ट का मतलब कि जो लकड़ी को चीरते हैं ना, जो उसका जो चूरा निकलता है, बुरादा निकलता है, कार्बन 500 और 1 नाइट्रोजन होती है। अब डिफरेंस आप देख लो, माइक्रोब्स जो जीवाणु होते हैं उसके अंदर जो कार्बन होती है 4 से लेकर 9 होती है और नाइट्रोजन 1 होती है। और अब अगर इधर आ जाए यहाँ पर, ये जो गेहूं के, धान के, मक्के के जो होते हैं ना, उसके अंदर 80 कार्बन होता है और 1 नाइट्रोजन होता है। तो जब हमने फसल अवशेषों को जमीन में मिलाया और गलने से पहले दूसरी फसल लगा दी तो जीवाणुओं में और फसल के पौधों में आपस में कंपटीशन हो जाता है नाइट्रोजन को लेकर। वो नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचते हैं और पौधों को भी चाहिए, तो फसल को नाइट्रोजन कम मिलती है अगर फसल अवशेष फसल लगाने से पहले ना गलें तो। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जहाँ पर हम थ्रेशर से गेहूं की तूड़ी निकालते हैं, फिर वो तूड़ी सारी उठा लेते हैं, फिर भी उस जगह पर फसल थोड़ी सी कमज़ोर रह जाती है। उसका तरीका यह है कि वहाँ पर थोड़ी सी नाइट्रोजन शुरू में ही ज़्यादा दे दो। अब मैं आपको फसल अवशेषों को जल्दी से जल्दी गलाने के टिप्स दे देता हूँ। हल चलाना जरूरी है, इनको मिक्स करना जरूरी है, नमी भी जरूरी है, तो पानी भी देना पड़ेगा। और पानी देना है तो पानी खड़ा नहीं रखना, गाढ़ा चिकड़ नहीं बनाना, पानी देना है। और तापमान जो है 30 से 35 डिग्री पर बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। सर्दियों में डिकम्पोजिशन स्लो हो जाती है। अगर जमीन में पानी की कमी, नमी की कमी हो तो भी डिकम्पोजिशन स्लो हो जाती है। सूखी ड्राई जमीन में तो बिल्कुल नहीं होती। और अगर जमीन में नाइट्रोजन की भी कमी हो जाए तो भी डिकम्पोजिशन स्लो हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कुछ समझदार किसान भाई फसल अवशेषों को जमीन में मिलाने के बाद पानी देते हैं और फिर थोड़ी यूरिया डालकर, हल चलाकर यूरिया को, फसल अवशेषों को, मिट्टी को, सबको मिक्स कर देते हैं, तो डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट हो जाती है। और ये नाइट्रोजन जो है ना, आपको वापस मिल जाएगी, कहीं वेस्ट नहीं होती, अगली फसल में मिल जाएगी, साथ में बहुत कुछ मिलेगा। यही रहस्य मैं आज आपको बता देता हूँ, बताने जा रहा हूँ। अब ये जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया या फंजाई या एक्टिनोमाइसिटीज जो है, वो कार्बन और नाइट्रोजन का प्रयोग करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। जब इनको सारे फैक्टर्स अनुकूल मिल जाते हैं तो बहुत जल्दी डिकम्पोजिशन, सड़ने गलने का काम करते हैं।
अब वेस्ट डिकम्पोजर में भी यही जीवाणु होते हैं। हल चलाने से फसल अवशेषों के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो डिकम्पोजिशन जो है ना थोड़ी जल्दी होती है। अब ये डिकम्पोजिशन के बाद जो है ना वो ह्यूमस बनता है, जो जमीन के अंदर बनता है। जिस जमीन में आपको पता है कि ह्यूमस ज़्यादा होता है, तो जो भी हम खाद न्यूट्रिएंट्स हम डालते हैं वो ज़्यादातर फसल को मिल जाते हैं। अब ये जो जीवाणु होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इनको हम देख नहीं सकते। फिर इस ह्यूमस का जो है ना मिनरलाइजेशन होता है, किसी भी न्यूट्रिएंट को मिनरल फॉर्म में ही अब्जॉर्ब करती हैं जड़ें। मतलब कि फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर और पोटाश दूसरी फसल को मिल जाते हैं डिकम्पोजिशन के बाद। अब ये जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं तो इनकी संख्या बढ़ती रहती है, तो ये लाखों करोड़ों में हो जाते हैं। पहले लाखों में होंगे, फिर करोड़ों में हो जाएंगे। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी ह्यूमस बढ़ता जाएगा। एक समय आता है कि भाई ये मर जाते हैं। तो ये जब मर जाते हैं तो इनके अंदर जो कार्बन है और नाइट्रोजन है, इनके अंदर जो कार्बन और नाइट्रोजन होता है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है और धीरे धीरे पौधों की जड़ों के द्वारा पौधों को मिलता रहता है और बढ़वार होती है, पैदावार ज़्यादा होती है। अच्छा, जो हम नाइट्रोजन यूरिया के रूप में देते हैं ना, वो ज़मीन में नहीं पड़ी रहती, उसकी ताकत नहीं बढ़ाती। वो या तो पौधों को मिल जाएगी, या हवा में उड़ जाएगी, या पानी में घुलकर ज़मीन के नीचे चली जाती है। ज़मीन की परमानेंट ताकत तो फसल अवशेषों को ज़मीन में मिलाने पर, देसी खाद डालने पर, हरी फसलें जैसे दालें हैं या ढैंचा की फसल को ज़मीन में मिलाने पर, गलाने से ही बढ़ेगी। आखिरी सत्य तो यही है, और जल्दी गलाने के लिए आपको मैंने सब कुछ 4 टिप्स दे ही दिए हैं। आपकी अच्छी फसल की कामना करते हुए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।